प्रोग्राम मईशत और सियासत में जावेद मसूद ताहिर भट्टी। नाज़रीन, हम पहले भी जो प्रोग्राम करते रहते हैं, हम ये चाहते हैं कि मुल्क के माशी और सियासी निज़ाम में मुताबिकत कैसे हो और किस तरह से मुल्क के मईशत को बेहतर करके सियासी निज़ाम को बेहतर बनाया सके और सियासी निज़ाम को बेहतर बना के मुल्क की मईशत को, इनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। और हमेशा माशरे वही तरक्की करते हैं जो मईशत और सियासत में बावकार तरीके से, बेहतर तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से चलते हैं। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं नदीम भट्ट साहब, चेयरमैन हैं लाहौर टैक्स बार अकेडमी के। पिछले 5 साल से ये टैक्स बार में ये FCA हैं, FPFA हैं और FCFMA हैं। तो मैं गुफ्तगू शुरू करने से पहले इनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको, क्योंकि हमारे नाज़रीन को शायद इन FCA और इसकी जो डेफिनेशंस है और इनका क्या स्कोप है और किस तरह से ये काम करते हैं, तो इनके मुतालिक ज़रा पहले इंट्रोड्यूस करें, फिर हम सिस्टम की तरफ जाते हैं। इसमें सर ऐसे है कि 3 प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं। एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान है जी, दूसरा पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट्स वाले हैं, और तीसरा फिर जो अकाउंटिंग, वो भी एक प्रोफेशनल बॉडी है। ये तीनों को मैं फेलो मेंबर हूँ, इस वजह से ये सबके साथ FCA 3 मुख्तलिफ इदारे, तीनों मुख्तलिफ है जी, तीनों मुख्तलिफ है। ये जो पहले वाला तो ये तो ICAP के साथ एसोसिएटेड है जी। दूसरे वाला पब्लिक इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस जो है अकाउंटेंट्स, वो अलग है। अच्छा, वो अलग और तीसरा जो है ना, इसका मैं वॉलंटियरली मेंबर अभी इसका बना हूँ। तो उन्होंने देखा कि जी काफ़ी काम हो रहा है, तो उन्होंने वॉलंटियरली तौर पे मुझे अपना फेलो मेंबर बनाया उसका। इसका क्या मतलब? ये भी एक प्रोफेशनल बॉडी है, अकाउंटेंसी की है बेसिकली। अच्छा, अकाउंटेंसी जी, पैरेलल चलते हैं वो। जी जी। अब सर हम आते हैं, ये हमारे टैक्सेशन सिस्टम को हम ख़ास तौर पे ज़्यादा ज़ेर बहस लाते हैं, क्योंकि मौजूदा दौर में सोसाइटी को मुनज़्ज़म करने के लिए ये समझा जाता है कि ये टैक्सेशन सिस्टम से इसको मुनज़्ज़म भी किया जा सकता है और फिर मुल्क के हुकूमती अखराजात और लोगों की फ़लाह के लिए काम करने के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी टैक्सेशन के साथ मुल्क। तो इनको किस तरह से इन पे, तो आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा हमारा टैक्सेशन सिस्टम है इसको किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है? और जो लोगों की तकालीफ़ है इसमें, कि जो टैक्स नेटवर्क में आता है वो समझता है कि मैं किसी अज़ाब में मुब्तला हो गया हूँ, इसको आसानियाँ कैसे कि लोग शौक़ से इस पार्टिसिपेट करें, क्योंकि टैक्स देना एक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है सिटीज़न का, एक अपना खुशी से देने का। तो इसको किस तरह से बावकार बनाया जाए? जब ये टॉपिक मेरे पास शेयर हुआ तो मैंने कहा बेहतर है कि मैं होमवर्क कर लूँ। होमवर्क के बगैर तो मैं कहीं भी नहीं जाता। इसमें कुछ मेरे तकरीबन 8 to 9 पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट किए हैं, इन शॉर्ट, जो मैंने आपसे शेयर करने हैं जी। क्योंकि मैं काफ़ी जगहों पे सेमिनार्स कंडक्ट करता हूँ लाहौर टैक्स बार की तरफ से। तो मैं जी मुल्तान टैक्स बार में हमने सेमिनार किए हैं 5-6, फैसलाबाद टैक्स बार में किए हैं, गुजरांवाला टैक्स बार में किया है, ये रिसेंटली आपको पाकिस्तान टैक्स बार ने भी किया, मिलके सरगोदे में किया हमने, लाहौर में तो करते ही हैं। ज़रूरत है पर अब वहाँ से जो फीडबैक आ रहा है ना, असल में उसको मैं क्रक्स जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि बड़े शहरों की बात हो रहा है, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद को ज़रा साइड पे करके बाकी तरफ जब आप जाएंगे तो इतना आसान नहीं है वहाँ चीज़ों को मेनटेन करना। वहाँ लोग ये सजेशन दे रहे हैं बार्स की तरफ से कि जनाब हमारा सारा कुछ चूँकि सिस्टमेटिक नहीं है, तो आप जो छोटे ट्रेडर्स हैं ना, उनके लिए सेल टैक्स का जो रेट है ना 4% 5% से कहीं से आप शुरू कर लें, आपको बहुत ज़्यादा लोग मिल जाएंगे और आपका नेट भी बढ़ जाएगा और टैक्सेस की कलेक्शन भी हो जाएगी। लेकिन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सिंगल डिजिट। तो पहला तो ये है कि अगर इस तरह FBR कर लें, एक सजेशन है कि जो लोग अंदर नहीं हैं उनको पहले आने दें। आप बाहर के मुल्कों में क्या होता है, पहले 2-3 साल लोगों को रिलैक्स किया जाता है, उसके बाद उसको कहीं से स्टार्ट करते हैं और करते करते ऑब्वियसली जो उनका फिर स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है वो कर लेते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि उस बंदे को पहले आने से पहले डिस्करेज मत करें, उसको इन होने दें। इन होने के बाद मतलब ये नहीं है कि उसको फिर आप हार्श कर दें, लोगों को जो उसके ऊपर एप्लीकेबल टैक्सेस हैं वो देने को तैयार है। इसके लिए एक और सजेशन भी है मेरे पास। एक तो ये रेट वाली बात हो गई कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम समवेयर 5% 6%, जहाँ से भी आपने शुरू करना है और उसको पता हो कि मैंने ये देना है, वो खुशी खुशी आपको पे कर देगा, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर एक जो सेकंड सजेशन है वो ये है, अगर आप अपनी सोसाइटी को, पूरे पाकिस्तान को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें, यानी टैक्स पेयर को स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। अगर वैसे तो LTU बना हुआ है, MTU भी पहले था, वो था पहले, अब RTO रह गया वो सारा।
अगर आप टैक्सेशन में इन 3 चीज़ों को डिवाइड कर दें कि इनको 3 हिस्सों में करके इनके रूल्स एंड रेगुलेशन बना दें, तो आप देखिएगा, क्योंकि अभी आपने सबको एक ही जैसे रेट अगर कंपनी के लिए फ़र्ज़ करें 35% है अगर बैंकिंग कंपनी के लिए, तो सबके लिए वो 35 है। अगर कंपनी अदरवाइज है बैंकिंग और स्मॉल कंपनी के अलावा तो 29% आपने इस वक्त रेट रखा हुआ है, वो सबके लिए 29 है। स्मॉल कंपनी है तो उसके अंदर जाके आपने 22-21 वो रेट्स हर साल वेरी कम हो रहे हैं, तो उसको आपने किया हुआ डिवाइड। लेकिन जब आप इंडिविजुअल और एओपी में आते हैं वहाँ ऐसी डिवीजन नहीं नज़र आती, वो एक ही तरह के नॉन सैलरी के रेट चल रहे हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है, सेकंड जो प्रपोजल है कि इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें ताकि उसे पता हो कि मैं किस कैटेगरी में फॉल करता हूँ। ये आपका सेकंड पॉइंट है। अच्छा, इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी आप देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों से क्या हो रहा है कि फ्रीक्वेंटली आपके जो फर्स्ट अमेंडमेंट आ गया, सेकंड अमेंडमेंट आ गया, थर्ड अमेंडमेंट आ गया बजट में। अच्छा, बजट में, उसके बाद पता लगता है कि फिर साथ ही जैसे ही वो 3 क्लोज हुए या 2 क्लोज हुए तो साथ ही एनुअल भी आ गया साथ उसके। मेरा सिर्फ सवाल सिर्फ ये है छोटा सा, और सजेशन भी साथ है, अगर आप इस तरह करेंगे तो मुझे ये बताएं कि एक बंदा फिजिबिलिटी रिपोर्ट कैसे बनाएगा? उसको तो पता ही नहीं है कि करना क्या उसने। और ये मेजर चंक जो आप एग्जम्पशन दे के फिर विड्रॉ कर देंगे, कम कर देंगे, तो वो जो इन्वेस्ट कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ट अप? कॉन्फिडेंस के अलावा सर जो 5 ईयर नेक्स्ट टाइम उसका क्या बनेगा? उसका क्या बनेगा? सही बात। ये तो आपने फिजिबिलिटी तो बिल्कुल ही फारक कर दी। नंबर ये आगे थर्ड पॉइंट था मेरा। नेक्स्ट मैंने आप जो नोट किया वो जी मैं उसकी तरफ चलता हूँ, जो मैंने कोशिश की कि अच्छा अब आप क्या करते हैं ऑडिट जब करते हैं, मेरा सवाल जो अब सेपरेट अब इसमें आने लगा है वो ये है, ऑडिट में आप लोग क्या करते हैं कि आपने कहा हुआ है कि जी हर साल ऑडिट हो सकता है, चलो ठीक है, अमेंडमेंट इन असेसमेंट भी आप कर सकते हैं। देखिए ऑडिट वो है जो आपने डाटा दिया, जो नहीं दिया उसके लिए अमेंडमेंट इन असेसमेंट है, 122 सेक्शन अवेलेबल है। अच्छा इन दोनों डेफिनेट इन्फॉर्मेशन होगी, अगर देखें वो तो ऑडिट उसका हुआ, अगर किसी का ऑडिट हो गया है तो उसको फिर भी 122 लग सकता है, क्योंकि वो ऑडिट तो उस चीज का हुआ जो आपने दिया है, तो जो दिया नहीं उसके लिए 122, उसके लिए इन्फॉर्मेशन आई बिल्कुल 122 उन्होंने रखा हुआ है, वो अपनी जगह पे रहेगा। अगर आप ऑडिट करते हैं और ऑडिट आपने हर साल आप कर सकते हैं, तो आपने पहले एक प्रोविजन डाली लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए कि जी बार बार ना बुलाएं, आपकी मेहरबानी, हमने और भी बहुत कुछ करना होता है। तो आपने कहा जी हर 3 साल में एक दफ़ा ऑडिट होगा, आपने ये दे के उसको फिर वापस ले लिया, अब आप फिर वापस उधर चले गए, तो क्या ये ट्रस्ट फिर वो इनहेंस ये टूटेगा या पीछे की तरफ जाएगा, किधर जाएगा? तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, अगर आप ऐसे नहीं कर सकते, आप कहते नहीं जी 3 साल में एक दफ़ा नहीं, हम हर दफ़ा कर सकते हैं, देखिए बात ये है तो 122 तो आपके पास वैसे भी अवेलेबल है, वो तो कभी भी आप कर सकते हैं, एज मेनी टाइम्स एज द कमिश्नर डीम फिट, चले वो अपनी जगह उसमें वो नहीं है। अब ऑडिट में रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप अगर हर साल भी करना चाहते हैं, चले एक और सजेशन भी है मेरे पास, एक और भी है मेरे पास, आप ऐसे करें कि उस पर टाइम लैग लगा दें। आप 22 साल है सर, 15, 16, 17 के ऑडिट अभी हो रहे हैं, 15 तो टाइम बाद हो गया था, लेकिन पेंडिंग ये पीछे ये 30 जून 2021 तक था वो 15 वाला, तो 15, 16 और 17 के अब 16 और 17 और 18 चल रहे हैं, आप 22 में जाके 16, 17 और 18 ऑडिट कर रहे हैं, तो फिर बाकी पीरियड में आप क्या करते रहे जो गुजर गया? तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप हर साल करना चाहते हैं, चलो ये भी ठीक है, आप 122 रखना चाहते हैं वो भी ठीक है, लेकिन एक तीसरी चीज़ ऐड कर दें कि ऑडिट करने के लिए उसका एक डेडलाइन रख दें कि जी 3 साल तक, 2 साल तक ये हो सकता है, अदरवाइज फिर वो उसको टाइम बार्ड आप कर दें, उसको क्लोज कर दें। आप देखिए नहीं 5 साल तो है ना, 5 साल से ज़्यादा नहीं कर सकते, तो यही तो मसला आ रहा है ना। अगर आपने 5 साल वो भी रखे हुए हैं और 122 भी रखा हुआ है, ठीक है, फिर आप तो दे के आपने वापस ले लिया ना उसको, 3 साल में एक दफ़ा होगा, तो वापस ही आप पुराने लॉ में फिर वापस चले गए। तो रिक्वेस्ट ये है लोगों को कॉन्फिडेंस उनका बिल्ट होने दें, 3 साल में एक दफ़ा बड़ा सही था, वो बड़ा अच्छा रिजल्ट था उसका। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चेक एंड बैलेंस ना रखें, वो आप ज़रूर रखें। अच्छा अब एक तो ये सजेशन है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग है जी, 2 चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ, अब लोगों को पता है या नहीं पता है वो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। होता क्या है, जैसे ही कोई जजमेंट ट्राइब्यूनल की, हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की आती है तो फौरन ही ये पता लगता है कि अगर किसी बंदे को, किसी टैक्स पेयर को, किसी सेक्टर को कोई रिलीफ मिल गया है, तो फौरन ही पता लगता है कि अगले बजट में या उस अमेंडमेंट के थ्रू उस जजमेंट के इफेक्ट को ऑनवर्ड नलीफाई करने के लिए लॉ पास कर दिया जाता है। मैं आपको 3 मिसालें दे देता हूँ, मेरे साथ तो खुद हुआ है। पहला,
पेनल्टी 182 सेक्शन है, उसमें था रिटर्न जो बंदा फाइल करेगा, लेट फाइल करेगा, उसको पेनल्टी लगती थी। उसमें वर्ड था कि आपने लेना है टैक्स पेएबल का परसेंटेज था। जब पता चला कि जहां रिफंड है या टैक्स नहीं निकलता तो वो पेनल्टी डिलीट हो जाती थी। तो इन्होंने क्या किया कि वर्ड पेएबल को डिफाइन करके रख दिया टैक्स चार्जेबल। अब लॉ पहले कुछ और था, अब उन्होंने चार्जेबल मीन्स कि जो डिडक्शन होगी उनसे पहले वाला वो पेनल्टी उसको लगनी है। फिर चले नंबर 2, सीएनजी मुझे खुद याद है क्योंकि मेरे पास अपने सीएनजी पेट्रोल पंप के केसेस हैं, लोगों के अवेलेबल है। उसमें क्या हुआ कि जब आप सीएनजी स्टेशन फिलिंग की रिटर्न फाइल करते हैं ना, तो जैसे ही आप अंदर जाएंगे आपको बिजली के ऊपर जो टैक्स कटेगा ना उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। वो आपको क्रेडिट तो दूर की बात है, आप फीड ही नहीं कर सकते अंदर। लॉ ये कहता है हाईकोर्ट की जजमेंट के मुताबिक पहले कि जो सीएनजी है 4% फाइनल डिस्चार्ज था पहले, वो अब नहीं है, अब तो वो मिनिमम बन गया। तो पहले फाइनल डिस्चार्ज था, जब वो फाइनल डिस्चार्ज था तो आपने ले लिया 4%, तो फिर बिजली वाला मुझे वापस करे ना जी। उस हाई कोर्ट के अगेंस्ट इन्होंने लॉ अमेंड कर दिया और लिख दिया कि जी इनको ये बिजली का क्रेडिट जो है वो नहीं मिलेगा। जब फाइनल आपने ले लिया तो आप एडिशनल क्यों ले रहे हैं। चले एक और नलीफाई करने वाली एग्जांपल, तीसरी साल एक और बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी रिसेंटली कुछ अरसे से चल रही है। 111 की जब आप करते हैं, एडिशन करते हैं, डीम्ड इनकम बनाते हैं, तो लॉ ने जजमेंट पास हुई कि इसका सेपरेट नोटिस होना चाहिए। फिर इस 1 जुलाई से इन्होंने उसकी लॉ की अमेंडमेंट कर दी कि नहीं जी, अगर ऑर्डर के अंदर ही उन्होंने लिखा हुआ है तो इक्वलेंट वो सेपरेट नोटिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तीनों एग्जांपल वो थी कि जजमेंट्स कह रही हैं कि जी आपने ये करना है, साथ ही लॉ पास करके उसको वापस कर दिया जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर किसी को कोई फेवर आ जाती है, या फिर एक और रिक्वेस्ट भी होगी, आप मुस्कुराएंगे फिर, वो ये है कि जब आपको फेवर कोई मिलती है तो उसके अगेंस्ट भी कभी कोई लॉ पास कर ले। बिल्कुल। चले, एक तो ये हो गया। अब इसमें फर्दर सर ये है, एक अब आप ऑडिट पे भी थोड़ी सी मैंने बात करनी है क्योंकि मैं केसेस फेस कर रहा हूँ, काफ़ी कुछ हो रहा है। उसमें भी मेरे 4 मेन पॉइंट्स हैं जो मेरी रिक्वेस्ट है कि एफबीआर तक अगर वो पहुंचे, रिक्वेस्ट है हमारी, हम ये नहीं नेचुरली प्रपोजल चलना है उनके साथ, मुल्क की बेहतरी के लिए। देखिए पहली बात तो ये है कि कुछ असेसमेंट्स ऐसी आई हैं कि वो टाइम बार्ड हो चुकी हुई हैं लेकिन वो फिर भी हो रही हैं। तो रिक्वेस्ट ये है, देखिए अनड्यू डिमांड ना निकालें। अगर किसी का 100 रुपये टैक्स बनता है, 1 करोड़ बनता है, आप जरूर चार्ज करें उसको, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अगर उसको टाइम बार्ड ट्रांजैक्शन है तो काइंडली, या केस टाइम बार्ड है, उसको ना करें। जैसे पीछे जो लेट लोगों ने रिटर्न्स फाइल की थी तो उस पर ऑर्डर आए थे, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का ऑर्डर कंफर्म कर दिया था। इसका 30 नवंबर 2020 से डेट दी थी उन्होंने, अब उसके बाद भी फैसले हो रहे हैं। मेरे पास खुद एक आया हुआ है। तो या जब डेडलाइन आपको मिली, और फिर उस पर बोर्ड का सर्कुलर भी था, उन्होंने डेडलाइन खुद स्पेसिफाई की थी, लेकिन फिर भी नीचे वाले बंदे आगे उसके ऑर्डर पास करी जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, उसका भी कोई चेक होना चाहिए, कोई देखे ना, आप उसका फायदा क्या होगा। आप मेरे तरफ डिमांड क्रिएट करेंगे, वो पहली असेसमेंट में ही वो पहली निकल जो अपील में वो पार हो जाएगा, तो आप अपना भी वक्त जाया करेंगे, दूसरे और रिकवरी भी कोई नहीं, कोर्स का भी टाइम जाया करेंगे। इसमें मैं अनड्यू फेवर नहीं मांग रहा, जो लॉ कहता है उसके मुताबिक करें। चले, नंबर 2 जी क्या है, उसको टैक्स पेयर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड पूरा नहीं मिलता। एक इस पे ना एफबीआर का सर्कुलर है, एक 1994 का या 1992 का, उसके मुताबिक 3 क्लियर कट 15-15 दिन के नोटिस होने हैं और वो उसके बगैर आप आगे नहीं जा सकते। इसको अपील किया हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक। हाँ जी बिल्कुल, आप एक ही नोटिस के ऊपर या दूसरे के बाद उसको एक्स पार्टी या उसको अगेंस्ट कर देते हैं तो उसका फिर कोई फायदा नहीं होगा। चले, 2 पॉइंट्स ऊपर जाके खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा जी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जो हमारे साथ 1-2 केसेस में हुआ, जो कि दूसरों के साथ भी हो रहा है, अगर आपको वेरीफाइबल बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके पास आ गई हैं जी, तो उसमें हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जो लॉ ने, जहां आपको लगता है कि अनवेरीफाइबल है वो तो जरूर आप ऐड बैक करें, या डीम्ड इनकम है जो है बिल्कुल करें आप। लेकिन अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेरीफाइबल है तो फिर इन द प्रेजेंस ऑफ वेरीफाइबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स पार्टी और रिजेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। और अगर आपने रिजेक्ट भी करना है, मैं कहता हूँ जी आप रिजेक्ट करें, लेकिन रीजन के साथ रिजेक्ट करें। अदरवाइज ये नहीं है कि वो आप लिख देंगे तो वो रिकॉर्ड आपके पास है, उस रिकॉर्ड को जरूर चेक करें। और लास्ट ये है इससे रिलेटेड जी, जो टैक्स पेयर के लिए सिस्टम में बेहतरी कराएगी। अब क्या हो रहा है कुछ केसेस में कि एक तो है ना टाइम बार्ड, वो क्या कह रहे हैं, ट्रांजैक्शन या लोन्स या कोई चीज़ें पिछले साल से बिलोंग करती हैं उसको करंट ईयर में ऐड कर दिया जाता है, जबकि 111 का सबसेक्शन 2 बड़ा क्लियरली ये बताता है कि वो जिस साल से रिलेटेड है उसी साल में आएगा। हाँ, पाकिस्तान सोर्स इनकम के लिए ये है और फॉरेन के लिए ये है कि उससे प्रीसीडिंग टैक्स ईयर में वो उसको ऐड करेंगे। अच्छा, अब
ये तो थे जी कुछ इस से रिलेटेड पॉइंट। मैंने 2-4 और मेरे पॉइंट। जी जी, बड़ी मेहरबानी, आपने माशाल्लाह बड़ी रिसर्च की इस पे। अच्छा, इसमें अब एक और भी है, विद होल्डिंग टैक्सेस थे माशाल्लाह से 50+ सेक्शन थे जो कि विद होल्डिंग सेक्शन थे कि जी टैक्स, इनकम टैक्स काट के जमा कराना है। उसमें से लास्ट ईयर एक अच्छी बात ये हुई, अच्छा, और एक अच्छा प्लस सजेशन साथ में करना चाहूँगा कि इन्होंने 12 जो विद होल्डिंग टैक्सेस थे उनको डिलीट कर दिया। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन स्टिल अभी 38 सेक्शन ऐसे अवेलेबल हैं जो कि आपने इनकम टैक्स में डिफरेंट सेक्शन में जो कि शुरू होते हैं 148 से लेके 236+ आगे जाके वाई तक, वो जहाँ तक जाता है, तो ट्रांजिशनल प्रोविजंस भी अंदर शामिल है। मैं ये नहीं कहता कि आप जो सैलरी वाला बिल्कुल रखें, जो पेमेंट्स गुड सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट्स है 153 बिल्कुल रखें, इम्पोर्ट अच्छा, रखें, उनकी जो जेन्युइन है बिल्कुल ऐसे ही है, जो इसके अलावा एक्स्ट्रा है उनको बीच में से, क्योंकि विद होल्डिंग एजेंट पे बर्डन बहुत ज़्यादा है, एक बात। दूसरी बात ये है, आपने ये नहीं लगता कि आपने अपना काम टैक्स पेयर के ऊपर शिफ्ट कर दिया, उसको कंपनसेशन भी कोई नहीं। एक तो वो अपना टैक्स जमा कराए, फिर वो दूसरों का काटे, फिर उसकी विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करे, फिर उसका टैक्स भी जमा कराए साथ, तो उसको इतना बर्डन डाल दिया आपने। अच्छा, सेल टैक्स फिर अपनी जगह पे है, वो उसमें भी फ्रॉड भी होते हैं, उसमें कई बड़ा चीजें आ कुछ है जाती जी, हैं। अंदर जी, बहुत उसको कुछ कैसे है, बड़ा मुश्किल। अच्छा, ये विद होल्डिंग वाला सिलसिला जो है, अच्छा, उसको विद लिमिटेड होल्डिंग में एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अपने इनके जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो अक्सर क्या करते हैं कि उनके क्लाइंट्स इतने ज़्यादा होते हैं, सप्लायर इतने ज़्यादा होते हैं कि वो एक ही चेक पकड़ते हैं, 6 करोड़ रुपए का इकट्ठा ही जमा हो जाता है। अब डिपार्टमेंट मांगता है जी CPR लेकर है, तो CPR तो इकट्ठा होगा भाई, वो लैदा कहाँ से आएगा, उसकी डिटेल नीचे होगी, कई दफ़ा वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, ये वो वाला नहीं है जी, हमें कैसे पता है। फिर उस डिपार्टमेंट से पहले लेटर निकलवाना पड़ता है कि इसमें आपका भी शामिल है और ये पेमेंट वाकई हुई है, तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि वो अपील में जाके कई दफ़ा ऊपर जाके रिजॉल्व होता है या सेटिसाइड होके। पहले तो मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ, जब भी बात भी हो रही थी कि कमिश्नर अपील्स की सेटिसाइड की पावर अब नहीं है, दैट इज नो मोर देयर, आइदर ही विल कंफर्म, डिलीट या विद डायरेक्शन वो कर सकते हैं। सेटिसाइड की पावर हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल के पास है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेटिसाइड, वो किस्सा वापस आया फिर वही हो गया वापस, वो खत्म हो चुका है, दैट इज नो मोर अवेलेबल, आइदर आपके अगेंस्ट होगा या आपकी फेवर में जाएगा। कर तो रहे ना वो, हाँ जी, वो लेकिन डायरेक्शन है ना, लेकिन डायरेक्शन है ना जी साथ। अच्छा जी, ये भी हो गया। अच्छा, उसके बाद मेरे पास है, ये भी निकल गया जी। हाँ, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है, अब जब आप सारा कुछ इकट्ठा करके आप बैठे हुए हैं कि जी अब 16 चूँकि आगे टाइम बार्ड हो रहा है, ये 30 से 2022 पे, तो 16 जो है वो टाइम बार्ड हो रहा है, ठीक है। अब सारे 16 के केसेस खुले हुए हैं, इतनी क्या मुसीबत पड़ गई है कि आप 22 में जाके 16 को क्यों क्लोज कर रहे हैं? उसको साथ-साथ या तो साथ क्लोज करें या डेडलाइन उसकी रख के उसको फ्री करें। अच्छा, अब ज़रूरत किस चीज़ की है? मैं सर बेसिकली ना, मेरा इंस्टीट्यूट है, मैं एकेडमी रन करता हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन एंड फाइनेंस के नाम से। मैं टैक्सेशन पढ़ाता भी हूँ, लिखता भी हूँ और प्रैक्टिस भी मैं इसी की करता हूँ। मेरे अपने स्टूडेंट्स FBR में इंस्पेक्टर इनर रेवेन्यू हैं, ट्रेंड किए हुए लोग वहाँ बैठे हुए हैं। बड़ी अच्छी बात है, खुशी होती है कि जब कोई बंदा अच्छा काम करता है। अब बात यह है कि हमें ये लगता है कि एक बंदे पे, देखिए वो भी हमारे भाई हैं, हाँ बिल्कुल जी, मैं उनकी जगह होता तो मैंने भी वही करना था जो वो कर रहा था। लेकिन बात यह है कि एक बंदे ने अगर 6 माह के अंदर 150 केसेस को निपटाना है, तो आप डिवाइड कर लें कि उसके हिस्से में आ क्या रहा है, क्या उसको डॉक्यूमेंट्स पढ़ने का मौका भी पूरा मिलेगा? सही बात। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कैपेसिटी बिल्डिंग करें। ठीक है, प्रोफेशनल्स हैं जो भी है, माशाल्लाह इनका एग्जाम बहुत अच्छा है जी, इंस्पेक्टर का। पहले पेपर होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद शॉर्ट लिस्ट करके फिर बंदा, यानी आप ये सोचें कि 80,000 में से सिर्फ 2400 लोग निकले थे जो इंस्पेक्टर अपॉइंट हुए थे, जिनमें 3 हमारे लोग थे। तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि हमने वो लोग आगे भेजे जो कि अपनी मेहनत के सर पे और अपनी क्रेडिबिलिटी के सर पे वो आगे FBR के अंदर बैठे हुए हैं। तो बात यह है कि उसमें ज़रूर आप बंदे और ऐड करें। अगर बंदे नहीं कर सकते तो उसकी डिवीजन फिर कुछ ऐसे करें कि वो बंदा सुकून से काम कर सके। ऐसे लोग भी मैंने देखे, एक वक्त में 2-2 हेयरिंग चल रही होती हैं, वो समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या कह रहा है और ये क्या कह रहा है, और लोड ऑफ वर्क इतना ज़्यादा पड़ जाता है कि वो बंदा खुद ही कंफ्यूज हो जाता है। फिर ऑब्वियसली शॉर्टकट, एक और काम हो गया, अब अगला काम सुने आप जी। अब जो और मुसीबत टैक्स पेयर के लिए फेवर में है, उनके लिए और भी प्रेशर है। अभी 122 सेक्शन के अंदर
उन्होंने एक प्रोवाइजो ऐड की है कि अगर 122(9) सेक्शन किसी का नोटिस किसी को इशू हो गया तो उसके 120 दिन के अंदर अंदर इशुएंस के अंदर अंदर उसको उन्होंने क्लोज करना है, और फर्दर टाइम अगर 90 डेज और भी है तो स्पेशल केसेस में होगा। अब उसको मसला ये है कि ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपने बड़ा अच्छा किया, क्योंकि टाइम लिमिटेशन ये लिमिटेशन, लेकिन उसको करेगा कैसे? पता क्या हो रहा है, कुछ चीजें कॉपी हो रही हैं, सेल टैक्स में से इधर आ रही है और इधर से उधर जा रही हैं। जैसे ये जो आपका ये वाला जो सेक्शन है ये कॉपी हुआ है सेल टैक्स में से, ये एज इट इज वहां पड़ा हुआ है 11 सेक्शन जो है आपका असेसमेंट वाला, ठीक है, उसको कॉपी करके इधर लाया है। अब इधर का एक सेक्शन गया है उधर, वो इन्होंने किया है कि जो आप 119 सेक्शन में जो आप पहले 15 दिन का टाइम मांगते हैं और स्पेशल केसेस में 30 डेज का मिलता है, तो वो सेक्शन कॉपी होकर सेल टैक्स में चला गया है, पहले वो नहीं था। तो इन आउट बिल्कुल ठीक है, होता रहता है, लेकिन रिक्वेस्ट सिर्फ एट द एंड ऑफ द डे ये है, एक आखिरी फाइनल जो मेरी रिक्वेस्ट है वो ये है, इसको आप जितना सिंपलीफाई करेंगे उतनी आपको और लोगों को आसानी पैदा होगी, लोगों को भी आसानी, टैक्स पर भी बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ा, ज्यादा शामिल होंगे। आप देखें, फिर पहले भी कह के गया था, 2 पॉइंट में हर दफा कहता हूं, आप कम लोगों पे टैक्स ज्यादा करके पैसे ज्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, कर लिया आपने टारगेट अचीव। बल्कि मैं जब से मैं पैदा हुआ हूं, मैंने पहली दफा या दूसरी दफा ये सुना है कि FBR का जो टारगेट है वो प्लस में जा रहा है, लेकिन प्लस में कैसे गया है, आपने शॉर्टकट है, एग्जम्पशन खत्म किए हैं, बहुत कुछ आपने किया है, लेकिन क्या ये लॉन्ग लास्टिंग है, ये आपको खुद बाद में पता लगेगा कि क्या हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, आप टैक्सेस इकट्ठे करें, बनता भी है, लेकिन ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस, आपका एक BTB का पूरा बना था सब कुछ, वो किधर गया? बिल्कुल, इतना अर्सा हो गया उसको किसने खत्म किया, क्यों खत्म किया? उसको अब यूज करें भाई। इतनी इंफॉर्मेशन, आपने खुद कहा है कि आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है भी ऐसी अगर है तो फिर आप आए ना, फिर उसको BTB को अंदर लाएं, उसको दोबारा से एक्टिवेट करें, आप लेकर आए, कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाएं। अच्छा, आप जैसे ही ज्यादा लोग अंदर लेकर आएंगे, आप ज्यादा लोगों से कम टैक्स करके ज्यादा पैसे ले सकते हैं। सही बात। अच्छा, आपके NTN है जी 50 से 60 लाख है, रिटर्न में 30 से 35 लाख है जी, उनको भी तो इन्फोर्स करें ना, जो बंदे अंदर पहले से शामिल हैं। तो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की अब तो माशाल्लाह इतने एवेन्यूज इनके पास आ गए हैं, इतनी पावर आ गई है माशाल्लाह, कि तभी तो आपका पॉजिटिव है। ठीक है, इन्फ्लेशन भी हुआ है, आपने ऐड भी किए हैं, सब कुछ आ रहा है, लेकिन क्या है कि कॉन्फिडेंस भी लोगों का बिल्ड करें जनाब। वो डर जाता है बंदा, खौफजदा हो जाता है। ठीक है, कुछ कसूर उधर भी होगा, कुछ लोग नो काउंट केस पे भी, वो तो होता है, वो ठीक है, वो चलता है, लेकिन इसको बेहतर करने के लिए इन चीज़ों को रैशनलाइज करना, ताकि मैं नहीं चाहता कि हम बायस्ड होकर कोई स्टेटमेंट इशू करें। विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। आप टैक्स पेयर खुशी से टैक्स पे करें, आप भी खुशी से टैक्स कलेक्ट करें, मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए उसको इस्तेमाल करें। ये सर कुछ मेरे कोशिश की थी मैंने कि इसको मैं माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा ये टैक्स को लिमिटेड कर दिया। नहीं, मैं सर थोड़ा सा एक और, अगर आप उस पर अपनी राय दें कि टैक्स को एक विंडो पे लेके आने के लिए, यानी देखो ना, लोग अब प्रोविंशियल टैक्स भी दें, कैपिटल टैक्स भी दें, लैंड रेवेन्यू वाले वो उधर से भी टैक्स दे, फिर इनकम टैक्स की तरफ भी हैं, फिर सेल्स टैक्स भी देता है। तो ये सारी चीज़ें एक ही, यानी उसको आसानी पैदा करें कि जो आप परफार्मा देते हैं उसमें ये सारा इकट्ठा वो दे दे, फिर उसके बाद आपके डिपार्टमेंट्स हैं वो उसको चेक करते रहें, ऑडिट करें, जैसे उसमें बड़ा अच्छा स्टेप लिया जी। इस गवर्नमेंट के बारे में मैं 2 चीज़ें ज़रूर कहना चाहूँगा। जहाँ इतना कुछ नेगेटिव होता है वहाँ पॉजिटिव भी होना चाहिए। इन्होंने 2 काम जो है बड़े अच्छे किए हैं। एक तो ये कि 1 विंडो ऑपरेशन इन्होंने शुरू किया, अभी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है उसमें, हाँ जी, प्रोविंशियल लेवल पे जो रिटर्न्स आप अलग अलग कर रहे थे उसको आप सिंगल पोर्टल पे आप रिटर्न, ये बड़ी अच्छी बात है। इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अभी इनिशियली प्रॉब्लम हो रही है, डेट एक्सटेंड हुई है 25 तक, अभी वो उसमें H में प्रॉब्लम है, वो आपने रिफंड लेना है, उसमें अभी इनपुट का तो कहीं प्रॉब्लम है, CPR का प्रॉब्लम है, वो इंशाल्लाह ताला रिजॉल्व हो जाएंगे। तो इनकम टैक्स की तरह ये भी एक ही जगह पे होगा और इसको मैच करने में बड़ी आसानी होगी, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने जो अच्छा काम जो पिछले बजट में इन्होंने किया था या अमेंडमेंट के थ्रू इन्होंने जो किया है वो ये है, 100E सेक्शन जो है ना इन्होंने डाला था, मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग 14th शेड्यूल इन्होंने ऐड किया था, जो इन्होंने स्मॉल, ये कोरोना वायरस की वजह से जो इफेक्ट हुई इकोनॉमी, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस बेसिकली SME के लिए इन्होंने इनकम टैक्स में एक बड़ी अच्छी सहूलत दी है कि अगर आपकी सेल 250 मिलियन से ज़्यादा नहीं है एनुअल टर्नओवर,
जी जी। तो आपको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक 100 मिलियन तक, उसको मैं कहता हूँ स्मॉल, और 100 से ऊपर लेकिन 250 से नीचे वो मीडियम है। उसमें आपको 2 ऑप्शन उन्होंने दे दी। पहला, अगर आप इसमें 0.5% जो है ना, 0.25% आप टर्नओवर टैक्स पे करें, आप घर जाए, ठीक है आपका अच्छा एक और भी 2 और भी सहूलतें दी हैं, आपका टोटल ऑडिट नहीं होगा, ठीक है आपको। अच्छा, इसके अलावा अगर ड्यूरिंग द ईयर आपका कोई सप्लाईज पे अदरवाइज टैक्स कटा हुआ है जो कि मिनिमम था, वो भी आपको वापस मिल जाएगा और एडजस्टमेंट हो जाएगी आपकी। ये एक बड़ा अच्छा स्टेप था, ये पॉजिटिव स्टेप है एक बार। और अगर आप सेकंड कैटेगरी में चले गए तो फिर ये रेट डबल हो जाएगा। अच्छा, नॉर्मल टैक्स अगर आप देना चाहते हैं तो वो 7.5% होगा प्रॉफिट का, ठीक है। अगर आप उस कैटेगरी 2 में चले गए तो ये दोनों डबल हो जाएंगे, यानी 7.5 15 हो जाएगा और 0.25 0.5 हो जाएगा। तो हमने क्योंकि 4-5 केसेस में उसको यूज़ किया, तो एक बड़ा अच्छा मैन्युफैक्चरर के लिए एक इनकम टैक्स में रिलीफ था जो इन्होंने दिया, और ये 3 साल तक इंटैक्ट रहेगा। अगर आप एक दफ़ा कहते हैं जी मैंने 0.25% देना है, फिर अगली दफ़ा 0.25, उसके बाद फिर 0.25 है, तो 3 साल तक इंशाल्लाह ताला रिकवरी हो रही है, काफ़ी बेहतरी भी आ गई है। तो वो जो अच्छे काम है वो भी साथ साथ बताने चाहिए, वो उनकी ज़रूरत है, वो सिस्टम के अंदर उन्होंने बिल्ट इन कर दिया था, वो हमने एडवांटेज लिया और लोगों को बताया भी। जितने भी सेमिनार हुए हर जगह पे मैंने बताया। अच्छा, प्लस मैं एक ऐड करता चलूँ जी, आप चूँकि मौका मिला है मीडिया में आने का, तो एक काम जो हम कर रहे हैं वो ये है कि हमने मेरी जो टैक्सेशन की बुक है वो मैंने पूरी दुनिया के लिए फ्री की हुई है। अच्छा, ठीक है। हमारा जो चैनल जो हमने जो फेसबुक पे उसको अपलोड किया है, उसमें हमने अपने ना इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्सेशन एंड फाइनेंस के नाम पे ग्रुप और पेज बनाया हुआ है, उसके ऊपर हमने अपलोड कर दी है। 2018 से लेके 2022 तक की किताबें हमने अपलोड कर दी हैं। आप वहां से जाके फाइल्स में क्लिक करें, वो आप डाउनलोड करें और मालक बन जाए उसके। नंबर 1, अभी जो आपका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ आया है, इसको भी स्लाइड फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में जो हमने सेमिनार किया वो भी अपलोड किया है, और मटेरियल भी हमने अपलोड किया है। तो लोगों से रिक्वेस्ट है जी सर, ऑर्डिनेंस जो है उसको भी किया है जी, नीचे पूरा 46 पूरे सेक्शन, तो क्वेश्चन आंसर और ऊपर क्वेश्चन आंसर, वो टोटल। अच्छा, इनमें लिंक भी लगा दिया, अगर आप पहले क्वेश्चन से क्लिक करना चाहते हैं मटेरियल कहाँ है तो वो नीचे आ जाएगा। अच्छा, उसकी डिटेल नीचे से आप वापस ऊपर चले जाएंगे। तो एक तरतीब जो है ना लोगों के लिए हमने, तो वो उठाएं जी, फ़ायदा उठाएं, अपने आप को अपडेट करें, सारे लोग करें, इसको पढ़ें, लोगों को बताएं। और जितना नॉलेज हज़रत अली का कॉल था जी, जब इंसान के पास पैसे बढ़ते हैं तो उसके दुश्मन बढ़ जाते हैं, जब उसका नॉलेज बढ़ता है तो उसके दोस्त बढ़ जाते हैं। तो मुझे तो इस पे कोई शक ही नहीं है, क्योंकि मेरी तो दोस्ती नॉलेज के सर पे हुई है, बस पैसा तो था नहीं, ये नॉलेज था, इसी के सर पे लोगों तक पहुंचे हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया है, बड़ी अच्छी बातें की आपने, इसको टेस्ट किया। नाज़रीन, हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान, इन्होंने टैक्सेशन के हवाले से जो बेहतरी लाई जा सकती है और कोई अमेंडमेंट आ सकती हैं, या जो चीज़ें बेहतर की हैं उस पर इन्होंने डिस्कस किया है। आइंदा इंशाल्लाह फिर भी इनको बुलाते रहेंगे और इनसे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।